स्वागत है आपका एसीएस पाठशाला पर। तो स्टार्ट करते हैं हम पादप जगत का अंतिम पार्ट 3, जो है चैप्टर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं जनन के बारे में कि जीव जनन कैसे करते हैं और जनन होता क्या है। देखो, जनन यह ऐसा जीव प्रक्रम है जिसमें एक नए जीव का निर्माण होता है तथा किसी स्पीशीज को आगे बढ़ने में सहायता होती है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें एक नए जीव का क्या होगा, निर्माण होगा, और उस नए जीव से क्या होगी, उनकी जो जनरेशन होगी, जो स्पीशीज होगी, वो क्या बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो इस जीवों में जनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अब बात करते हैं जनन के बारे में कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मानव शरीर में पाचन तंत्र, पाचन, श्वसन तथा उत्सर्जन उत्सर्जन और भी होता है, परिसंचरण होता है, परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि जो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन या परिसंचरण तंत्र होता है ना, ये क्या है, जरूरी भाग होता है। लेकिन जो जनन होता है ना, ये जरूरी नहीं होता। अगर इसे ना किया जाए तो जीव, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जीव मर जाएंगे या कोई भी जंतु, मनुष्य मर जाएगा। ठीक है, तो जनन एक जरूरी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जरूरी कब बन जाती है, जब इसे अपनी नई स्पीशीज या नई संतति को जन्म देना होता है या अपनी जाति को आगे बढ़ाना होता है, तब क्या करना पड़ेगा, उन्हें जनन करना पड़ेगा। और पृथ्वी या इस ब्रह्मांड को या पृथ्वी के सभी जीवों को अपनी जो जाति को या अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, जनन है। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जीने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, परंतु अपनी स्पीशीज और अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो हम इस चैप्टर के अंदर, इस भाग के अंदर जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जनन पादपों में कैसे होता है, ठीक है, जंतुओं में कैसे होता है। तो जंतुओं में, जब हम जंतु जगत पढ़ेंगे तो जंतुओं में हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं पादप जगत, तो ये पादप जगत में पादप अपना जनन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक नए जीव का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है, और वो जीव निर्माण, उस जीव निर्माण के बाद उनकी स्पीशीज क्या होती है, आगे बढ़ती है, या उनके जो वंश होता है वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। और ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है दो प्रकार का। पहला होता है अलैंगिक और दूसरा होता है, करते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। ऐसा जनन जिसमें नई संतति के निर्माण के लिए एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब अगर सामान्यतः बात की जाए तो जनन के लिए दो लिंगों की आवश्यकता होती है, एक होता है नर और दूसरा मादा। ठीक है, किसी भी नए संतति के निर्माण के लिए क्या होगा कि संतति के निर्माण के लिए दो अलग अलग लिंगों की आवश्यकता पड़ती है, नर और मादा की। ठीक है, जब ये दोनों निषेचन करते हैं या ये दोनों का मीटअप होता है, उसके बाद ही क्या बनती है, नई संतति बनती है। परंतु अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है, क्या करने में, नई संतति का निर्माण करने में। ये जीव क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से विखंडित होकर क्या बना देते हैं, एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसा जनन जो कहलाता है वो कहलाता है अलैंगिक जनन। ठीक है, इसमें किसी एक लिंग की आवश्यकता या एक ही जीव की आवश्यकता पड़ती है, किसी उसी स्पीशीज के अन्य जीव की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। ये होता है बैक्टीरिया के अंदर, एक कोशिकीय जीवों के अंदर। अगर वैसे ही हम बात करें लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन होता है कि ऐसा जनन जिसमें नई संतति के निर्माण के लिए दो विपरीत लिंगों या दो जीवों की आवश्यकता होती है, ऐसा जनन लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, वही हमने बात की कि वो जो सिंपल जनन, जो जनन होता है जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वो जो जनन कहलाएगा वो कहलाएगा लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन किसमें होता है, ये मनुष्य में और बहुकोशिकीय जीवों के अंदर होता है।
ठीक है। यानी जनन के लिए या नई संतति या नए बच्चे के निर्माण के लिए एक नर और एक मादा का होना आवश्यक है। उसी स्पीसीज के, उसी जाति के दो अलग अलग लिंगों की आवश्यकता पड़ती है, यानी दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है जब किसी नई संतति का निर्माण होता है। तो इस तरह का जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन, और एक ही जीव की आवश्यकता होती है और वही क्या कर देगा, नए संतति का निर्माण कर देगा। तो ऐसा जीव कहलाता है। ऐसे जीव में कौन सा जनन होता है, वो होता है अलैंगिक जनन। आगे बात करते हैं हम अलैंगिक जनन किस किस में या किस तरह से होता है। तो अलैंगिक जनन होता है एक कोशिकीय के जीवों में। अब एक कोशिकीय के जीवों में भी अलग अलग विधियां होती है, तो हम उस विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो पहली विधि है हमारे पास विखंडन विधि। विखंडन मतलब नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज का खंडन हो रहा है, या विखंडन या दो भागों में अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो विखंडन होता है एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन तथा विखंडन से नए जीवों का निर्माण या उत्पत्ति होती है। ठीक है, विखंडन से क्या होगा, नए जीवों का निर्माण या उत्पत्ति होगी। तो इसके अंदर पहला आता है द्विविखंडन। ठीक है, द्विविखंडन नाम से पता चल रहा है कि एक से दो में विभाजित होना, दो में विभाजित होना। ठीक है, एक से दो में विभाजित होना, ये क्या कहलाएगा, द्विविखंडन कहलाएगा। तो ऐसा विखंडन जिसमें एक कोशिका विखंडित होकर दो नई कोशिका में विभाजित हो जाती है या दो नई कोशिका बना लेती है, ऐसा जो विखंडन कहलाता है वो कहलाता है द्विविखंडन। ठीक है, और ये होता है किसमें, अमीबा में। अमीबा जैसे जीवों को किसी भी तल से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये किसमें होगा, अमीबा में। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि अमीबा जैसे जीवों को किसी भी तल में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, अब किसी भी तल से क्या मतलब है, तो किसी भी तल से मतलब है कि ये क्या है, एक अमीबा का डायग्राम है। ठीक है, ये अमीबा है। अब तल की बात करता है तो तल से मतलब है कि हम इस अमीबा को किसी भी तरह से हम इसे विभाजित कर सकते हैं। जैसे इस तरह से विभाजित कर दिया, 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 इस तरह से कैसे भी इसको क्या करें, हम विभाजित कर दें। और विभाजन के बाद ये दो नए अमीबा का निर्माण कर देगा या दो नई संतति का निर्माण कर देगा। ठीक है, ये क्या है, ये है अमीबा। क्या है ये, अमीबा। तो तल का मतलब ये है कि हम इसे या तो हॉरिजॉन्टल कर दें या वर्टिकल कर दें या क्रॉस कर दें या इस तरह से क्रॉस कर दें, किसी भी तल पे या किसी भी तरीके से हम अगर इसको विखंडित करेंगे ना, या तो ये क्या करेगा, दो नए जीवों का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। ठीक है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक जगह से ही क्या किया जाता है, विखंडित किया जा सकता है। अब इसको इससे विखंडित क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के अंग नहीं पाए जाते, किसी भी तरह के अंग नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इसकी बॉडी सभी जगह से क्या होती है, समान होती है। इसकी बॉडी सभी जगह से क्या होती है, समान होती है। बीच में केंद्रक होता है, जब ये विखंडित होते हैं तो केंद्रक भी क्या होता है, दो भागों में अलग अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या होंगे, ये दो केंद्रक बन गए, फिर थोड़ा सा दूर होगा, फिर ये दोनों क्या होते हैं, केंद्रक बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और फिर लास्ट वाली जो स्टेज होती है इसके अंदर ये दोनों क्या होते हैं, पूरी तरीके से अलग होकर एक दो नए, पहला और दूसरा दो नए अमीबा या दो नए संतति का क्या कर देता है, ये निर्माण कर देता है। अब इसी के अंदर किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं, किसी दूसरे अमीबा की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसमें इसी ने क्या कर दिया, विखंडित होकर नए जीव बना दिए। तो इसे ही कहते हैं हम अलैंगिक जनन। और ये जो विखंडन होता है इसे द्विविखंडन कहते हैं, जो किसके अंदर होता है, ये अमीबा के अंदर होता है। अब बात करते हैं कि कुछ एक कोशिकीय जीवों की संरचना जटिल होती है। ठीक है, अमीबा की संरचना सिंपल थी, इसमें उसमें किसी भी तरह के अंग या कुछ ऐसा अंग नहीं था जिसे हम विभाजित कर सकते हैं या अलग करके किसी दूसरे को मतलब दे या नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जीव, एक कोशिकीय जीव थोड़े जटिल होते हैं, जिसे लिश्मानिया। ठीक है, ये क्या है, लिश्मानिया का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये, लिश्मानिया का फोटो। ठीक है, ये लिश्मानिया है, इस तरह का क्या है, लिश्मानिया दिखता है। क्या होता है ये, लिश्मानिया। तो आगे देखते हैं कि संरचना जटिल होती है, इसीलिए इनमें विभाजन निर्धारित तल पर होता है। ठीक है, अब निर्धारित तल मतलब कि जैसे लिश्मानिया की बात करें तो लिश्मानिया में क्या है, इसकी ये एक बॉडी है। ठीक है, ये इसका नीचे की बॉडी है, लेकिन इसके सर के ऊपर एक कोड़े जैसी संरचना पाई जाती है। ये देखो, ये संरचना है, ये कैसी है, एक कोड़े जैसी संरचना है। कोड़ा होता है ना,
जिसको हम जैसे खच्चर वच्चर पे यूज करते हैं, तो ये कोड़े जैसी संरचना है। अब इसे हम किसी भी तल पर विभाजित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसे इस तरह से विभाजित किया तो ये जो कोड़े वाली सिर पे जो संरचना है, कोड़े वाली संरचना, ये ऊपर वाले भाग में चली जाएगी और नीचे वाले भाग में कुछ नहीं आएगा, मतलब ये संरचना नहीं रहेगी। तो ये वाला भाग तो शायद पूर्ण हो जाएगा, लेकिन ये वाला भाग पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए ये इसका विखंडन किसी भी तल पर नहीं हो सकता। मैं इसे इस तल पे भी विभाजित नहीं कर सकता, मैं इस तल पे भी नहीं कर सकता, मैं ऐसे भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कैसे विभाजित होगा? ये इस तरीके से बिल्कुल सीधा विभाजित होगा। ठीक है, जो हमें इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, ये एक पहला लिशमेनिया की प्रथम कंडीशन है। फिर उसके बाद दूसरी स्थिति में जब ये विखंडित होना स्टार्ट होता है तो इसमें दूसरे तरह की दूसरा कोड़ा जैसी संरचना है वो आने लगती है। फिर धीरे वो बड़ी होती है, बड़ी होती है। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये इस तल पे क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, इसका जो केंद्रक है ये भी दो बन जाएगा, इस तरह से विभाजित होगा और ये बिल्कुल सीधा क्या होने लगेगा, विभाजित होने लगेगा। धीरे धीरे ये अलग होएगा और फिर यहां से ये अलग होकर क्या बना देगा, दो नए लिशमानिया को बना देगा। ठीक है, यानी एक ही से दो नई संतति का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये इसमें भी क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। इसमें कौन सा जनन होता है, सॉरी, इसमें अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इसमें भी एक ही जीव ने क्या बना दिए, दो नए जीवों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। यानी किसी दूसरे लिशमानिया की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ इसी ने क्या कर दिया, नए जीव का निर्माण कर दिया। ये होता है अलैंगिक जनन। तो इसे सिर्फ एक ही तल पर काटा जा सकता है, इसीलिए कहा गया है कि इसमें विभाजन निर्धारित तल पर होता है। ऐसा विभाजन लिशमेनिया में होता है, इस परजीवी के कारण कालाजार बीमारी होती है। ठीक है, जो लिशमानिया होता है इसके कारण कौन सी बीमारी होती है, कालाजार बीमारी होती है। तरह का बुखार होता है जिसे बोलते हैं कालाजार। ठीक है, तो लिशमानिया को हम क्या करेंगे, एक समान तल पर विभाजित करेंगे या निर्धारित तल पर ही विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तल पर ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम बहुविखंडन की, दूसरे वाले की विखंडन। दूसरा जो विखंडन है हमारे पास कौन सा है, बहुविखंडन। पहला था द्विविखंडन, दूसरा हो गया हमारे पास बहुविखंडन। बहुविखंडन के नाम से ही पता चल रहा है कि एक से बहुत सारी कोशिकाओं में क्या होना, विभाजित होना, या एक से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होना। कुछ एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। यानी एक कोशिका से, अब ये जो डायग्राम शो कर रखा है ये है हमारे पास प्लाज्मोडियम का। किसका है ये, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम होता क्या है, प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया का परजीवी। किसका, मलेरिया का। ठीक है, मलेरिया नामक बीमारी होती है जो किससे फैलती है, मच्छर से फैलती है। किससे फैलती है, मच्छर से फैलती है। और मच्छर में भी मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो क्या करती है, इस परजीवी या प्लाज्मोडियम को क्या करती है, वाहक करती है। और जब ये मच्छर उड़ता हुआ किसी मनुष्य के शरीर पर बैठता है और क्या करता है, वो त्वचा पर, जब कोई भी मच्छर त्वचा पर बैठेगा, ठीक है, ये रफ डायग्राम है मच्छर का। ठीक है, मच्छर जब बैठेगा तो क्या करेगा, वो अपनी जो निडल होती है वो क्या करता है, त्वचा के अंदर ऐसे गड़ाता है, अंदर धसाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, ब्लड को एब्जॉर्ब करता है। तो जो मच्छर होता है ना, मच्छर के ऊपर प्लाज्मोडियम नामक परजीवी होता है और वो मच्छर होती है मादा एनाफिलीज। जब ये त्वचा के अंदर धसता है तो क्या करती है, ये इस प्लाज्मोडियम को हमारे ब्लड के अंदर छोड़ देती है, जिसके कारण क्या होते हैं, अब ये जो प्लाज्मोडियम क्या होता है, ब्लड से मिलता है और पोषण लेकर क्या होता है, बहुविखंडित हो जाता है। यानी एक से बहुत सारे कोशिका का निर्माण कर देता है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देता है। और ये हमारी बॉडी में घूमकर क्या बना देते, क्या कर देते हैं, कौन सी बीमारी को जनरेट करते हैं, कौन सी बीमारी बना देते हैं, मलेरिया। ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं मलेरिया। यानी जो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो किसके ऊपर वहन करता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के ऊपर वहन करता है। और ये मच्छर जब मनुष्य के शरीर में बैठता है उसी शरीर के अंदर क्या छोड़ देता है, ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी छोड़ता है, जिसके कारण कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया बीमारी होती है। ठीक है, तो मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज और मादा एनाफिलीज किसका वाहक, प्लाज्मोडियम का वाहक। ठीक है, ये हो गया बहुविखंडन। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रकार की विधि की, जिसे बोलते हैं हम खंडन।
पहली विधि होगी हमारे पास विखंडन और दूसरी विधि होगी खंडन। अब खंडन और विखंडन में क्या अंतर है? विखंडन में क्या हो रहा था कि एक जीव, सिंपल एक अमीबा था, वो क्या कर रहा था, एक ही जीव था, उसका अलग अलग विभाजन हो रहा था, ठीक है। यानी पहले ये अविकसित कोशिका थी, मतलब पहले जब विखंडित हो रहा था तो ये इस तरीके से, यानी दो अविकसित कोशिकाएं, ठीक है, वे धीरे धीरे क्या हो रही है, विकसित हो रही है। लेकिन खंडन में क्या होगा कि खंडन के अंदर जो जीव होगा ना वो पहले से ही विकसित होगा, जो जीव होगा वो क्या होगा, पहले से ही विकसित होगा। तो खंडन में होता है इस प्रजनन विधि में बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, ठीक है। ये टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक डायग्राम मैंने शो किया हुआ है, ठीक है, ये है स्पाइरोगायरा, ठीक है। ये जिस तरह का जो खंडन होता है ना, ये किसके अंदर अंदर होता है, ये स्पाइरोगायरा के अंदर खंडन होता है। ये इस तरह का एक शेप जैसी संरचना होती है, यानी ये क्या होती है, इस तरीके से बॉक्स जैसे एक रेल के डब्बे एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना, उस तरीके से ये क्या होता है, इस तरीके से जुड़ा होता है। ये लीड जैसी संरचना होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो ग्रीन कलर के होते हैं ना, काई होती है, उसमें क्या होता है, ये पाए जाते हैं। अब इस तरह की संरचना होती है। तो क्या होता है, जो ये बॉक्स, एक सिंगल बॉक्स की बात कर रहा हूँ, सिंगल कोशिका की बात कर रहा हूँ, ये क्या होती है, अपने आप में ही पूर्ण विकसित होती है, ठीक है। अपने आप में क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है। ये कभी भी बीच में से विखंडित नहीं होगी। ये क्या है, इस सेक्शन से अलग होगी और अलग होके नए श्रृंखला का निर्माण कर देगी। तो ये क्या हो गया, जैसे ये पहला श्रृंखला, ये पहली कोशिका, ये दूसरी कोशिका, अब ये यहां से क्या हो गया, विखंडित हो गई और विखंडित होकर अलग अलग हो गई, यानी फ्रेगमेंटेशन हो गया। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन बोला जाता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, खंडन, यानी फ्रेगमेंट हो गई और अलग होकर नए जीव का या नई संरचना का निर्माण कर दिया, इसे बोलते हैं खंडन। ये किसके अंदर होता है, ये होता है स्पाइरोगायरा के अंदर। अगली बात करते हैं हम पुनरुद्भवन की। थोड़ा अजीब सा नाम है, जिसे बोलते हैं हम पुनर्जनन, ठीक है। ये कौन सा है, तीसरा वाला है, ठीक है। पहला था विखंडन, दूसरा था खंडन और तीसरा है पुनरुद्भवन, जिसे बोलते हैं हम पुनर्जनन। अब पुनर्जनन होता क्या है, देखो, इस प्रक्रम में कोई जीव किसी कारण से कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तब यह प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, इसे ही पुनर्जनन कहते हैं, ठीक है। कोई जीव क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक ऐसा जीव है जिसको हमने बीच में से काट दिया। अब कोई भी जीव मान लो इस तरह का, ठीक है, उसे हमने क्या कर दिया, चाकू से बीच में से काट दिया। अब ये क्या हो गया, दो भाग हो गए, ये इस तरीके के दो भाग हो गए इसमें, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग हो गया और ये नीचे वाला भाग हो गया, जो हमने दो भागों में काटा। अब ये दो भाग क्या करेंगे, जीवित हो जाएंगे और इसी से ये वाला भाग क्या करेगा, पूरी तरह से, ऊपर वाला भाग तो था ही सही इसके पास, और इसी नीचे वाले भाग से क्या करा देगा, नए जीव का निर्माण कर देगा, ठीक है। ऐसे ये नीचे वाला जीव क्या करेगा, ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग है ही सही इसके पास, और ये ऊपर वाले भाग को क्या बना कर लेगा, विकसित कर लेगा और एक नए जीव में, यानी एक ही जीव से काटने के बाद हमने दो नए जीवों को क्या कर लिया, विकसित कर लिया। तो ये क्या होता है, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन होता है। अब ये किसके अंदर होता है, ये होता है प्लेनेरिया के अंदर और हाइड्रा के अंदर। किस किस के अंदर होता है, ये होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर, ठीक है। तो प्लेनेरिया को देखो यहाँ क्या किया गया है, तीन, एक कट यहाँ लगाया गया, एक कट यहाँ लगाया गया। ये कितने भागों में बढ़ गया, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, तीन भागों में बढ़ गया। और यही तीन भाग बाद में विकसित होकर तीन प्लेनेरिया को बना दिया, ठीक है। तो यानी एक प्लेनेरिया से तीन प्लेनेरिया का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसे ही कहा जाता है पुनरुद्भवन। ऐसे ही हाइड्रा के अंदर होता है, ये तीन भागों में बढ़ गया तो इसने अलग अलग तीन नए हाइड्रा का निर्माण कर दिया। जो कटे हुए भाग थे उन्होंने क्या कर दिया, नए हाइड्रा को बना दिया, यानी पूर्ण तरह से विकसित हो गया। तो पहला, दूसरा और तीन तरह का हाइड्रा हो गया, ठीक है। कहा जाता है कि प्लेनेरिया को क्या है कि 150 छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दो ना, तो 150 प्लेनेरिया का निर्माण हो जाएगा। तो प्लेनेरिया को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, मैक्सिमम 150 भागों में काट सकते हैं। और ये 150 को 150 क्या करेंगे, फिर से अपनी कोशिका का निर्माण, अपने फिर से शरीर का निर्माण करेंगे और 150 नए प्लेनेरिया को क्या कर देंगे, बना देंगे। तो इस तरह का जो जनन होता है उसे कहते हैं
पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। जो कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। इसके अंदर भी किसी दूसरे प्लेन एरिया की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये सिंपल क्या, सिंपल कटा, ठीक है, उसके बाद नए जीव का निर्माण कर दिया, नए प्लेन एरिया का निर्माण कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये नया जनन बन गया और इसे बोलते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का प्रक्रम हाइड्रा और प्लेन एरिया आदि में होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं चौथा, मुकुलन, ठीक है। बात करते हैं किसकी? मुकुलन की। मुकुलन मतलब ऐसा होता है कि कोई जीव अपनी ही बॉडी से एक छोटा सा अंग निकालता है और फिर वो अंग धीरे धीरे बढ़कर क्या होता है? एक नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि जब तक वो जीव पूरी तरह विकसित नहीं हो जाता ना, तब तक वो उस जीव के शरीर से अटैच रहता है, ठीक है, वो उसके शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब वो पूर्ण विकसित हो जाएगा तो वो उसके शरीर से अलग होगा और अपनी नई जीवन साइकिल को स्टार्ट करेगा, ठीक है, जीवन को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यानी इस प्रक्रम में जीव शरीर के एक उभार, जीव पर शरीर एक उभार उत्पन्न करता है। इस उभार को मुकुलन कहते हैं, ठीक है, मुकुल कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? मुकुल। जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है, इसमें मैंने एक डायग्राम लगाया हुआ है, ये हाइड्रा है। हाइड्रा में मुकुलन भी होता है और हाइड्रा में पुनर्जनन भी होता है या पुनरुद्भवन भी होता है। तो हाइड्रा की बात करते हैं तो यह हाइड्रा है। इसने क्या करा? अपने शरीर से एक छोटा सा अंग को क्या कर दिया? बाहर निकाला। फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, बढ़ने के बाद ये इसकी जैसी, यानी इस हाइड्रा की जैसी संरचना लेने लगा। तो ये जो छोटा वाला भाग होता है इसे बोलते हैं हम मुकुल, ठीक है। अब ये क्या करेगा? धीरे धीरे इसी हाइड्रा की बॉडी से पोषण लेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। ये क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद जब ये पूर्ण विकसित हो जाएगा तो ये इस हाइड्रा से क्या होगा? अलग हो जाएगा और एक नए जीव का निर्माण कर देगा। यानी एक हाइड्रा से दो हाइड्रा का निर्माण हो गया और इस तरह के निर्माण को कहा जाता है मुकुलन, ठीक है। तो जो उभार है इसे कहा जाता है मुकुल, ठीक है। यह उभार पहले छोटा होता है, बाद में पूर्ण रूप से विकसित होकर फिर जनक से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। किससे अलग हो जाता है? जनक से अलग हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन कहते हैं, ठीक है। यानी एक जीव से क्या होगा? छोटा सा अंग निकलेगा, वो अंग विकसित होगा और उस छोटे से अंग को कहेंगे मुकुल। और वो मुकुल क्या होगा? उस जनक कोशिका से क्या करेगा? पोषण लेगा और पोषण होके अलग हो जाएगा। तो इस प्रक्रम को बोलेंगे हम मुकुलन। और ये किसके अंदर होता है? ये होता है हाइड्रा में। किसके अंदर होता है? ये हाइड्रा के अंदर होता है। करते हैं हम कायिक प्रवर्धन की, ठीक है। तो पहला हमारे पास हो गया विखंडन, दूसरा हो गया हमारे पास खंडन, तीसरा हो गया मुकुलन, चौथा हो गया हमारे पास कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन होता है कुछ पादपों में नए पादप का निर्माण उनके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से होता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो यानी ऐसे पादप जिनका निर्माण उन्हीं के भागों से होता है, ठीक है, उन्हीं के कायिक भागों से होता है। यानी बीज से उनका निर्माण नहीं होता, उनके तने से, उनकी जड़ से या उनकी पत्तियों से क्या करता है? एक नए पादप का निर्माण होता है या एक नए पादप की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पादपों में फल तथा फूल, जड़ तेजी से आते हैं साधारण पादपों की अपेक्षा। तो कायिक प्रवर्धन को हम सिंपल भाषा में बात करें या सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे कमल का पौधा होता है, ठीक है, कमल के पौधे को हम कैसे उगाते हैं? या गुलाब का फूल होता है, गुलाब का पौधा होता है, ठीक है। तो इनको कैसे उगाते हैं? हम क्या करेंगे? एक टहनी काट लेते हैं पौधे की और उसी टहनी को क्या करते हैं? हम एक टहनी काटेंगे और उसी टहनी को क्या करेंगे? हम यहाँ से टहनी काटी और उसी टहनी को करते हैं हम किसी भी गमले में या किसी मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो वहां से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और उसी से क्या बनता है? फूल बनने लगता है। तो जो टहनी काट कर हमने लगाई, तो इसके लिए हमें किसी भी तरह के बीज की या किसी भी तरह के दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने सीधा टहनी काटी और उसको क्या कर दिया? जमीन में उगा दिया, ठीक है। जैसे हमने इस डायग्राम में शो करा है कि पहले एक टहनी थी, टहनी को हमने क्या कर दिया? जमीन में लगा दिया और जमीन में लगाने के बाद इसमें से जड़ें और टहनी निकल गई, ठीक है। तो यानी इसी ने क्या कर दिया? एक टहनी ने एक पौधे का निर्माण कर दिया और बाद में ये एक पूर्ण विकसित पौधा बन गया। तो इस तरह का जो
पादप का निर्माण होता है ये क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब चाहे वो भाग तना हो, चाहे वो भाग पत्ती हो, चाहे वो भाग जड़ हो, किसी भी अन्य पौधे के अंग से एक नए पौधे का निर्माण होना क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन से बनने वाले फल और फूल ये क्या होते हैं, किसी सिंपल तरीके से लगाए गए बीज से उगने वाले फल और फूल की अपेक्षा क्या होते हैं, ज्यादा तेजी से लगते हैं, ज्यादा तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यह प्रक्रिया उन पादपों में प्रयोग की जाती है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। ठीक है, यानी ये जो प्रक्रिया होती है ना, ये उन पादप या पौधों में प्रयोग की जाती है जो अपने आप से बीज उगा नहीं सकते या बीज बनाने की जो उत्पत्ति करने की क्षमता है वो किया जा चुका है, खो चुके हैं या अपनी बीज बनाने की क्षमता को खत्म कर चुके हैं। तो उन पौधों का जो निर्माण या उन पौधों को उगाया जाता है वो किस विधि से उगाया जाता है, उन्हें उगाया जाता है कायिक प्रवर्धन विधि से। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दिया गया है, ये पौधा क्या है कि टहनी है। ठीक है, इसकी एक टहनी है, इस टहनी को हमने काटा और नीचे जमीन में गाड़ दिया, इधर से भी दूसरी टहनी को काटा और जमीन में गाड़ दिया, और इसी टहनी से क्या हुआ, जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई, और ये इस टहनी ने क्या कर दिया, एक पौधे का निर्माण कर दिया। इस टहनी ने भी एक पौधे का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये एक ही टहनी से क्या हुआ, एक ही पादप से दो पादपों का निर्माण हो गया या दो पादप बन गए। तो इस तरह के प्रवर्धन को क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे इस पत्ती में जो हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी की बुक के दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इस पत्ती में आसपास एक छोटे छोटे पत्ती नुमा संरचना बनी हुई, यानी छोटे छोटे नए पादपों का निर्माण हो गया इस पत्ती से। तो इस प्रक्रम को कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं इसको, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो हमने 4 तरह के अलैंगिक जनन के विधियां पढ़ी, जिसमें पहली विधि थी हमारे पास विखंडन। ठीक है, जिसमें एक ही जीव अलग होकर दो नए जीव का निर्माण कर रहा था। दूसरी पढ़ी हमने, इसके अंदर दो तरह की क्रियाएं थी। पहला था द्विविखंडन और दूसरा था बहुविखंडन। फिर उसके बाद पढ़ा हमने खंडन, दूसरे वाला। ठीक है, खंडन में भी जीव क्या हो रहे थे, दो अलग भागों में विभाजित हो रहा था। तीसरा पढ़ा हमने पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। चौथा पढ़ा हमने मुकुलन, और पांचवा पढ़ा हमने कायिक प्रवर्धन। सॉरी, ये कौन सा है, पांचवा है। ठीक है, कौन सा पढ़ा हमने, पांचवा, कायिक प्रवर्धन। अब पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहां तक हमने पढ़ा हमने अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन। ठीक है, तो अगला जनन पढ़ेंगे हम लैंगिक जनन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।